हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एएन क्लासेस। आज की वीडियो यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट जीएस के तहत प्रैक्टिस सेट नंबर 11 हल करने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट न केवल यूपी पुलिस के लिए बल्कि ऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर बनाया गया है। तो देखिए और ध्यान से नोट्स बढ़ाइए। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि चोल प्रशासन में गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई होती थी। उसे क्या कहते थे? तो उसे क्या कहते थे? सभा कहते थे। सभा किसके द्वारा बनाए गए होते थे? ब्राह्मणों द्वारा। और इनके द्वारा अपनी समितियों को क्या कहते थे? अपनी जो समिति बनाते थे, समिति को क्या कहते थे? तब बरियम कहते थे। क्या कहते थे? बरियम कहते थे। समिति को बरियम कहते थे। अब देखिए, ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव को क्या कहते थे? अग्रहार कहते थे। क्या कहते थे? अग्रहार कहते थे। और इसी में देखिए ऊर, एक इसमें दिया है ऊर। ऊर क्या थी? सामान्य लोगों की संस्था थी। समान लोगों की संस्था थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त कराने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? तो ये था चोल वंश का शासक। कौन? चोल वंश का शासक। चोल वंश का शासक कौन था? तो चोल वंश का शासक था राजेंद्र प्रथम ने। कौन था? राजेंद्र प्रथम था। ये कहाँ किया सैन्य अभियान? इसने सैन्य अभियान कर दिया, सैन्य अभियान किया मलाया पर, मलाया और सुमात्रा और कौन सी आइलैंड? जावा। ये उस समय मिलके क्या कहलाते थे? उस समय क्या कहलाते थे? शैलेंद्र साम्राज्य। कौन साम्राज्य? शैलेंद्र साम्राज्य। इसने शैलेंद्र साम्राज्य पर क्या बोल दिया? धावा बोल दिया। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो इसके कौन कौन संस्थापक है उसको भी देख लेते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु ने संस्थापन किया था। सिंह विष्णु ने। राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग, क्या बोलते थे? दंती दुर्ग, या इसी बोलते थे दंती बर्मन। कहीं कहीं आएगा दंती बर्मन। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। देखिए, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो हम वीडियो को तुरंत क्या करिए? लाइक करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख का उदाहरण किस काल में मिला? तो पहली बात देखिए, सती प्रथा इतनी घिनौनी प्रथा थी कि अगर किसी कारणवश अगर उस महिला के पति क्या हो जाए, पति का देहांत हो जाए, तो वो औरत चाहे या न चाहे जबरन उस औरत को क्या करते थे? आग में जलाने के लिए तैयार कर देते थे, जबरन जलाते थे। ये इतनी क्रूर प्रथा थी कि औरत को पति तो मरी गया, उसके चक्कर में उस महिला को भी जलना पड़ता था, चाहे महिला उसके लिए राजी हो या ना हो। उसके आवाज को दबाने के लिए और क्या करते थे? अगल बगल ढोल नगाड़े तेजी से बजाते थे, चाहे कितनी भी चिल्लाए आवाज बाहर तक न जाए। तो इसका अभिलेख, जो सती प्रथा का प्रथम अभिलेख जो मिलता है, ये प्रथम अभिलेख मिलता है आपको, प्रथम अभिलेख मिलता है कहां से? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। कहां से? एरण अभिलेख से। ये एरण अभिलेख
जो था ये कब बनवाया गया था, कब मिला, 510 ईस्वी में। ये कहाँ है एरण अभिलेख, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब देखिए ये तो मिल गया, कहाँ से मिल गया, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। अब इनके कुछ दे रखा है गुप्त वंश। अब गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो ये था श्रीगुप्त। कौन था, श्रीगुप्त। और सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया, तो सिमुक ने किया। किसकी हत्या करके, बताइए बताइए, सुशर्मा की हत्या करके। सुशर्मा की हत्या करके इसकी स्थापना कर दी, किसकी, सातवाहन वंश की। अब मौर्य वंश की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम, तो चाणक्य। चाणक्य, चाणक्य का अन्य नाम पूछ दे, इसका गुरु हो गया। चाणक्य के अन्य नाम पूछ दे तो बताइए, क्या नाम था, विष्णुगुप्त। क्या था, विष्णुगुप्त। और क्या नाम था, कौटिल्य। कौटिल्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने से पहले किसके दरबार में रहते थे, तो पहले ये दरबार में रहा करते थे किसके, घनानंद के। घनानंद के अपमान स्वरूप, अपमान के बाद किसके पास आ गए, चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त एक बच्चे को उठा करके क्या बना दिया, उस पूरे मौर्य जो अभी घनानंद का साम्राज्य था, मगध, मगध का राजा बना दिया। तो बढ़िया आगे बस, वर्धन वंश। वर्धन वंश को थानेश्वर का पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। अगर आगे बढ़े तो पूछे कि सती प्रथा का अंत, भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ, अंत कब हुआ, 1829 में। किसके सिफारिश पर, सिफारिश किसका था, अगर सिफारिश पूछे तो राजा राम मोहन रॉय द्वारा। राजा राम मोहन राय के सिफारिश पर। किसने किया, तो विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था, तो ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आई बात समझ में यहां तक, तो बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रहा है, अरबी यात्री सुलेमान, अरबी यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य भारत आया था, तो ये आया था 9वीं शताब्दी में। कब आया था, 9वीं शताब्दी में। और 9वीं शताब्दी में किसका शासनकाल, किसके दरबार में आया था, तो राष्ट्रकूट वंश में। राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था, कौन, अमोघवर्ष। कौन, अमोघवर्ष क्या था, शासक था। और इसी ने ही, जो सुलेमान आया था, इसी ने ही क्या बोला था, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक को गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज को, मिहिर भोज को क्या बोला था, क्या बोल के संबोधित किया था, बरुआ कह के संबोधित किया था। संबोधित किसे, क्या कह के संबोधित किया था, बरुआ। और मिहिर भोज की उपाधि किसने धारण किया, उपाधि धारण किया आदि बराह ने। किसने, आदि बराह ने। आदि बराह किसने उपाधि धारण करता था। बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। में स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकाश्यम मंदिरों में से एक है, कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में।
अब ये महाबलीपुरम जो मंदिर है, इसमें रथ मंदिरों की कितनी संख्या है? रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? तो संख्या टोटल हो गई 8। अब इसका निर्माण किसने कराया? निर्माण किसने कराया? तो निर्माण कराया पल्लव शासक। कौन था? पल्लव शासकों के द्वारा किया गया। अगर पल्लव शासक में भी पूछी थी तो कौन सा था? तो था नरसिंह वर्मन। कौन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट या नरसिंह वर्मन प्रथम। अब ये रथ मंदिर जो है, इसका निर्माण किस शैली में हुआ था? अगर शैली आपसे पूछ दे तो शैली कौन सी हो जाएगी? द्रविड़ शैली। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। और 1984 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। विश्व धरोहर में शामिल किया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? नेहरूवादी, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। ये तीनों तो हैं, ये नहीं है नेहरूवादी। तो इसमें नहीं पूछा है तो कौन सी हो जाएगा? नेहरूवादी। समाजवादी में अगर डीपीएसपी को अगर कन्वर्ट करें, डीपीएसपी, तो 3 भागों में बांट दिया गया, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। समाजवादी में अगर देखेंगे तो इसमें आएगा आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 अल्फा। फिर गांधीवादी में देखेंगे, गांधीवादी में आ जाएगा आपका 40, 43, 43 बी, 46 एंड 47 और 48। अगर उदारवादी में देखें 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46 एंड आर्टिकल 48 ए, आर्टिकल 51 भी इसमें आता है। तो ये इसमें से नेहरूवादी नहीं होगा, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी तीनों आते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। 2023 में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य सूचीबद्ध किए गए हैं? तो ये कितने हो गए? 11। इसमें देखिए, इंदिरा गांधी के द्वारा एक समिति का निर्माण कराया गया, उसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी या समिति। कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1976 में। और इसमें कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की गई थी? सिफारिश की गई थी 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51A में 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। फिर नेक्स्ट संशोधन होता है 11वां, जो ये 10 तो हो गए, यहाँ पर 10 तो यहाँ जुड़ गए, लेकिन जो अभी 11वां है, 11वां कहाँ जुड़ेगा? तो 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा? तो ये है अनुच्छेद 71 में। कहाँ है? अनुच्छेद 71 में। तो अब जो शेष बच गए उन्हें भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 80 क्या कहता है कि हर राज्य में क्या होगी? एक राज्यसभा होगी। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाएगा। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है? तो ये गेहूं, चना और सरसों किसमें उगाई जाती हैं? रबी की फसलें हैं। हमारे यहाँ 3 फसलें होती हैं। कौन कौन सी? खरीफ, जायद और रबी। इन दोनों के बीच में कौन सी उगा दी जाती है? जायद। इसमें ककड़ी, खरबूज, तरबूज जो कुछ भी आती हैं, थोड़ी थोड़ी सब्जियां कुल इसमें आ जाती हैं। और कपास कौन सा है? खरीफ का है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दूसरा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। और रही बात कि खरीफ में कौन सी फसलें आती हैं, जायद में कितने फसलें आती हैं, रबी में कौन सी फसलें आती हैं, इन सबको एकदम ट्रिक के माध्यम से एकदम बिल्कुल आसानी से समझाया गया है। हमारे वीडियो चैनल में बढ़ के आगे देखिए। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 10। भारत में पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई? तो ये किया गई थी रिसरा में। और रिसरा है कहाँ? तो ये है कलकत्ता में। कलकत्ता में कब स्थापित की गई थी? 1855 में। कहाँ है? हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे क्या है? रिसरा है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? कौन सी हो जाएगी? वेम्बनाड। और वेम्बनाड है कहाँ पर? ये केरला में है। बुलर झील J&K में है, जम्मू कश्मीर में। अंशुपा कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। कंजिया ये भी उड़ीसा की है। कहानी खत्म। बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 3 नंबर। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कब? 20 जून को। कब मनाया जाता है? 20 जून को। और इन सभी विकल्पों के बारे में आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, कमेंट करेंगे। आपके सभी कमेंटों का जवाब दिया जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा दिया है, महाराष्ट्र दिया है, कर्नाटक दिया है, तेलंगाना दिया है। इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर है? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।